नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक, मैं उन सभी जो भी इस चैनल से जुड़े हैं सारे लोगों का, सारे मेरे साथियों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप नए जो लोग हैं उनको मैं ये बता दूं कि हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, ये इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है। और इंडियन ज्योग्राफी में 2024 तक जो भी ज्योग्राफी में अपडेट हैं वो सारे अपडेट के साथ हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इतने आनंदमय तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि जो भी चीज है उस सब को हम मैप में देख रहे हैं। मैप के अलावा साथ में जितने भी उसके चित्र बन रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी को हम नए तरीके से सीख रहे हैं, चित्रात्मक तरीके से सीख रहे हैं। जो भी बंधु, जो भी सखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन सबको मैं बता दूं कि हम एक ज्योग्राफी में क्रांति लाने वाले हैं। और क्या क्रांति है भैया? कि पूरी ज्योग्राफी को हम चित्रात्मक पढ़ने वाले हैं। ठीक, हमने सबसे पहले इस श्रृंखला में भारत की झीलें पढ़ चुके हैं हम, और भारत की झीलों को हमने पूरी सारी भी झीलें हैं सारी मैप में देखी हैं। मैप के अलावा जो भी चित्र थे वो सारे चित्र मैंने आपको दिखाए, जितनी भी विशेषताएं थी सारी मैंने आपको चित्रात्मक बताई हैं। दूसरे नंबर पर भारत में जितनी भी नदियां हैं, नदियों वाला टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, वो भी मैं आपको चित्रात्मक बता चुका हूं। आप देख पाएंगे कि हमने इंडिया का मैप लिया है और कौन सी नदी किस राज्य से जा रही है, किधर टर्न ले रही है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, उस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, उस पर कौन सी परियोजना संचालित है, उसकी कौन सी सहायक नदी कहां से निकल करके किस राज्य में किस स्थान पर मिल रही है, वो सारे चित्र मैंने आपको मैप में दिखाए हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि वो जो सारे मैप थे वो आपको कहां दिखाए थे मैंने भैया? वो सारे इंडियन मैप में आपको दिखाए थे। और पॉसिबल ये भी था कि जहां तक पॉसिबल था उसके मैंने चित्र भी आपको गूगल से डाउनलोड करके सारे बताए थे। आप याद कीजिए, झीलों वाला टॉपिक विस्तार से पढ़ लिए हैं, भारत की नदियां विस्तार से पढ़ लिए हैं। तीसरे नंबर पर मैंने भारत में ऊर्जा संसाधन बहुत ही विस्तार से पढ़ाया था। भारत में ऊर्जा संसाधन इतने डिटेल से बिल्कुल ही क्लास में मैंने आपको याद करवा दिया था, याद कीजिए। चौथे नंबर पर मैंने आपको भारत में खनिज पढ़ा दिए थे, और खनिज का मैंने तो आपसे यह दावा किया था कि खनिज आप यहां पढ़ लीजिए। जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा तो वहां खनिज पढ़ा दूंगा। बीच बीच में जो भी स्थान आएंगे सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। जब मैंने आपको झारखंड का पठार पढ़ाया था, छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था, तो आपको मैंने झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा चारों स्थान बता दिए थे कोयले के। मैंने आपको राखा और घाटसला ये दोनों बता दिए थे खनन क्षेत्र। मैंने आपको जब आपको पढ़ाया था मेघालय का पठार, तब आप याद कीजिए डोमिया स्यात मैंने आपको बता दिया था, आप याद कीजिए। तो जितने भी खनन के क्षेत्र हैं, खनिज हैं, मैंने आपको वहां पढ़ा दिए थे। और भारत का जब भौतिक विभाजन पढ़ाया है तो वहां पर भी मैंने प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितने भी पठार हैं, उनके अंतर्गत जितने भी खनिज आ रहे हैं, ये चौथा टॉपिक भी हमने बहुत विस्तार से 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया है। पांचवें नंबर पर इतने डिटेल से मैंने आपको इंडियन कृषि, भारत में जो कृषि है बहुत विस्तार से पढ़ा चुका हूं। प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सारे जितने भी हमारे जो ये जितने भी कृषि हैं, एक एक कृषि की फसल को हमने उठाया है। चाहे चाय हो, कॉफी हो, गन्ना हो, गेहूं हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, तंबाकू हो, जितनी भी चीज है, कपास हो, जितनी भी चीजें हैं, इनके कहां कहां से आज तक क्वेश्चन आए हैं बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। विभिन्न कृषियों को किन किन नामों से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है कृषि को, ठीक है। हम देखें बालरा किसे कहा जाता है, चिमाता किसे कहा जाता है, ये हम सारे डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। हम कुमारी इसे कहां कहेंगे, पूनम इसे कहां कहेंगे, दसिया इसे कहां कहेंगे, ठीक है। तो इतने जितने भी सारे फैक्ट थे वो सारी चीजें इस कृषि में हम कवर कर चुके हैं। तो 5, इसके अलावा 6वें नंबर पर हमने चालू किया था भारत का भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन में भी हमने हिमालय को इतने विस्तार से पढ़ लिया है, लगभग 7-8 क्लासेज इसकी हमने ली है। हमने हिमालय को इतने विस्तार से पढ़ लिया है कि जिस बंदे ने हमारे हिमालय को यहां से इन क्लासेस से, सरल भूगोल की क्लास से पढ़ लिया है, उसे जिंदगी में कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी एनसीईआरटी की किताबें हैं सारी किताबों को आप मिला लीजिए, इसके अलावा जितनी भी अच्छी अच्छी पुस्तक हैं उनको मिला लीजिए, और जहां तक आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मिला लीजिए। उन सबको एक साथ मिला करके मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सरल भूगोल की क्लासेज यदि ली है
ये क्लासेज आप लगातार लेते जा रहे हैं तो मेरा यह आपसे दावा रहने वाला है कि एक भी क्वेश्चन आपका यहां से गलत नहीं होने वाला है। पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट की कैसी भी एग्जाम क्यों ना हो, यदि हमारे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जाइए, सरल भूगोल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां जाने के बाद आप सर्च कीजिए, उस टॉपिक को सर्च कीजिए और एक टॉपिक मेरा पढ़ के देखिए। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि एक टॉपिक मेरा पढ़ के देखिए, आप खुद यह अनुमान लगाएंगे कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। आपने यदि एक टॉपिक मेरे से पढ़ लिया है तो आप सारे टॉपिक इस सरल भूगोल चैनल से ही पढ़ने वाले हैं, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक, तो आप एक टॉपिक है वो पूरा यहां से पढ़े, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको यहां पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो मैं पुनः उन नए साथियों का स्वागत करता हूं जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यह विश्वास जुड़े। आप पेड कोर्स लेते हैं, बहुत पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों से जुड़ते हैं और वहां बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ हवाबाजी है। वहां तो आपको ये दिए जाते हैं कि 40-45 घंटे में आपको कोर्स निपटाना है। कैसे निपटाना है वो टीचर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, इतने डिटेल से आपको नहीं समझाया जाता है। यहां पर एक एक चीज आपकी तब तक क्लियर नहीं होती तब तक आपको समझाया जाता है। और जो आप बच्चे, जो भी मेरे साथी नोट्स बना रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप क्या कीजिए या आप खुद देख लीजिए कि जब तक आपने यहां पर सारी चीजें नहीं समझी है, बिना समझे आपकी कॉपी में एक भी शब्द नहीं जाने वाला है। ठीक, तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस सरल भूगोल चैनल से ज्योग्राफी का आनंद उठा रहे होंगे, एकदम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए पढ़ रहे होंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, हर चीज को समझने में समय लगता है। यदि आप ज्योग्राफी के इस चैनल पर खड़े हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे जैसे आप धैर्य रखते जाएंगे और लोगों से आप बहुत ऊपर पहुंचते जाएंगे। जो लोग आपको आपकी बुराई करने में लगे हैं, ठीक, उन लोगों की तरफ आप देखिए एक बार, और देखने के बाद मुस्कुराइए। आप खुद देखेंगे कि आज आप उनसे बेहतर स्थिति में हो और आगे भी आप उनसे बहुत बेहतर स्थिति में होने वाले हो। तो ऐसे लोगों पर एक बार मन ही मन मुस्कुरा जाइए और लगातार अपनी पढ़ाई में आप कंटिन्यू रहिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हुए जाना है भैया। ठीक, ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हुए जाना है। अपने जितने भी साथी, बहन, भाई, यार, दोस्त, रिश्तेदार हैं, उन सभी से यह मैं इस लिंक को शेयर कर दीजिए कि रोज रात के 8 बजे इस सरल भूगोल चैनल पर धमाका होता है भैया। और धमाका क्या होता है, जितने भी पिछले 2-4 साल में सारे स्टेट की मैं बात कर लेता हूं, इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे ज्योग्राफी का ट्रेंड बदलता हुआ जा रहा है, कैसे ज्योग्राफी को चित्रात्मक याद कर सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कैसे मैथ से भी आसान हमने ज्योग्राफी को कर दिया है। ठीक, बिल्कुल जीरो लेवल से हम उठा करके चलते हैं और बॉटम से लेकर टॉप तक हम बात करते हैं। किसी भी स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम तक हम उस लेवल को लेकर के जाते हैं। ये हमसे सीखने को आपको मिलेगा। तो आपका मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़िए इस श्रृंखला में, ठीक, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत में, भारत का भौतिक विभाजन, और भारत के भौतिक विभाजन में हिमालय हम देख चुके थे, और हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में हम क्या क्या देख चुके हैं। जिस बच्चे ने, जिस साथी ने, जिस भाई ने और जिस भी बहन ने जाकर के पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं, उनसे करवद्य निवेदन है कि आप इस क्लास के खत्म होते ही आप क्या करेंगे, इस सरल भूगोल के चैनल के अंदर जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट को चेक करेंगे और प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज आपको पार्ट दे दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे मैंने सीक्वेंस से डलवा दिए हैं ताकि आपको ढूंढने में कोई भी समस्या नहीं हो। वहां जाकर के पिछली क्लासों का अध्ययन अवश्य ही करें ताकि आपको ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाए और एक एक चीज आपकी लिंक होती चली जाए। ठीक, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हम जो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में हमने मेघालय का पठार पढ़ लिया है। मेघालय के पठार के बाद हमने झारखंड का पठार पढ़ लिया है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत पढ़ लिया है, हमने सतपुड़ा पर्वत भी पढ़ लिया है। ठीक, इसके अलावा हम पिछली क्लास में दक्कन का पठार भी पढ़ चुके हैं। तो आज मैं 2 पठारों की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कर्नाटक के पठार की, इसके बाद मैं बात कर लूंगा भैया, किसकी बात कर लूंगा, तेलंगाना के पठार की बात कर लूंगा। इसके अलावा हम मालवा के पठार की चर्चा कर लेंगे।
ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और थोड़ा सा भाग हमारा बचने वाला है दंडकारण्य क्षेत्र की, इसकी बात कर लेंगे। इसके अलावा इस हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में दो भाग बचते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसकी चर्चा हम कर लेंगे और ये हमारा जो भौतिक विभाजन है ये भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो उन सभी साथियों का मैं उन सभी साथियों से ये निवेदन करता हूं जिन्हें कुछ भी इस तरह की समस्या आ रही है, यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ाएं। हमने 1080 में आपको वीडियो क्या कराई है, ये लेक्चर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक, तो आप सभी क्या करें, लगातार पढ़ते जाएं, एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए पढ़ें। मेरा आपसे आग्रह है, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स होकर के आप जितना सीखेंगे उतने ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें स्थायी होने वाली हैं। जिंदगी में दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक, यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देखिए, एक क्लास को लगातार देखिए, सारी चीजें कैसे आपकी क्लियर होती हैं। ठीक है भैया, इनके पीछे मेहनत बोलती है, मैं ये गर्व से नहीं बोल रहा हूं, इनके पीछे बहुत तगड़ी मेहनत की गई है। मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम यहां पर बैठी हुई है, वो एक एक चीज को वेरीफाई करती है कि सारी चीजें सही हैं या फिर किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीजें कवर तो हो रही हैं, फिर हमारा कंटेंट आपको डाला जाता है। ठीक, और फिर उसे यहां पर पढ़ाया जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है 100% प्रमाणिक पढ़ाया जा रहा है। किसी की इतनी औकात नहीं है जो हमारी क्लासेज के बारे में कुछ कह दे। यदि आप ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मेरा पर्सनल नंबर लीजिए आप 7014449596, दोबारा नोट कीजिएगा 7014449596। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्या है और आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल सेंड करने वाला हूं। ठीक है, बस आपका काम है केवल और केवल पढ़ना भैया। क्या काम है आपका? केवल और केवल पढ़ाई करना आपका काम रहने वाला है। बस आप ये करते जाइए, बाकी सारी चीजें हैं वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, सारी चीजें हैं वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, तो यहां तक की मैं बात कर लेता हूं। अब हम चलते हैं, इसका एक बार टीचिंग बैकग्राउंड है, मैं ब्लैक ले लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक, मैं बात करता हूं कर्नाटक के पठार की। किसकी बात करता हूं भैया? कर्नाटक के पठार की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, कर्नाटक का पठार, ठीक, कर्नाटक का पठार। तो इस कर्नाटक के पठार में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इस कर्नाटक के पठार को आप आसानी से समझेंगे, एक चित्र बना करके देख लेते हैं कि कर्नाटक के पठार में आखिर है क्या क्या चीज। ये कर्नाटक का पठार हमें परेशान क्यों करता है, इसमें है क्या क्या चीज सारी, वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो कर्नाटक के पठार में कुछ भी नहीं है, बस आप इतना सा याद रखेंगे तो ये कर्नाटक का पठार आपका क्लियर हो जाएगा। इस कर्नाटक के पठार में हम देखते हैं, इस कर्नाटक के पठार को भैया मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। मुख्यतः इस कर्नाटक के पठार को कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में मैं बांट देता हूं। दो भागों में क्यों बांटा है गुरुजी आपने? दो भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि इसके उत्तरी भाग में भैया मृदा पाई जाती है। मृदा इसका मतलब मैदान पाए जाते हैं, और इन मैदानों को क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस कर्नाटक के पठार से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देने वाला हूं। अभी देखिए, इस ताकि आपको ये पता लग जाए कि कर्नाटक के पठार से क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, कैसे हम उनका आंसर यहां से ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले सबसे प्रमुख क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है कि कर्नाटक के किस जिला या कर्नाटक का वह कौन सा जिला है जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है? आप मुझे बताइए, कर्नाटक का वह कौन सा जिला है जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हम इसी क्लास में खोजने वाले हैं। आप मुझे बताइए, कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में स्थित है? तो आप आंसर देंगे बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं जो किस खनन के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कथन में, वो देखिए,
कर्नाटक के उत्तर में स्थित मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, यानी कौन सा मैदान इनको बोला जाता है। तो ये आप इन मैदानों को क्या बोला जाता है, इसका उपनाम भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो चौथी लाइन या चौथा क्वेश्चन मैंने जो इससे इंपॉर्टेंट देखा है वो देखिए, कर्नाटक है। इस कर्नाटक में हम देखते हैं कि कर्नाटक के पठार से मुख्यतः कौन सी नदी निकलती है यानी गुजरती है। इस कर्नाटक के पठार से कौन सी नदी गुजरती है, आप बताइए, कौन सी नदी का उद्गम होता है, आप मुझे बताएंगे। तो कर्नाटक के पठार में ही स्थित एक पहाड़ी है, वहां से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, आप इसका भी आंसर मुझे खोज के बताइए। ये सारी चीजें हम इस कर्नाटक के पठार में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या पढ़ने वाले हैं, इस कर्नाटक के पठार में किस किस चीजों का उत्पादन और होता है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे इस क्लास में। तो वो कैसे कवर होंगी, केवल इस चित्र से कवर होने वाली हैं। ध्यान से समझते जाइए, इस कर्नाटक के पठार को बहुत विस्तार से हम समझाने वाले हैं। ठीक, तो कर्नाटक के पठार में हम देख लेते हैं, ये मैदानी भाग है। कर्नाटक के पठार का क्या है भैया, ये मैदानी भाग, कर्नाटक के पठार का ये मैदानी भाग है, ये है मैदानी भाग। और ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को ही भैया मलनाड के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलनाड के मैदान या मलनाड का मैदान। ठीक, मलनाड का मैदान। तो क्वेश्चन कई कई बार ये पूछा गया है कि कर्नाटक राज्य का उत्तर में स्थित, कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग में स्थित मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, मलनाड के मैदान कहा जाता है। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, मलनाड के मैदान हो गए भैया। इसके अलावा हम देख लेते हैं, उत्तरी भाग में तो मैदान है, और इसके दक्षिणी भाग में यदि मैं बात कर लेता हूं भैया, तो इस दक्षिणी भाग में पहाड़ी युक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या है, पहाड़ी युक्त क्षेत्र है। ये क्या है, पहाड़ी, यहां पर पहाड़ी युक्त क्षेत्र है। ये क्या है, पहाड़ियां हैं। ठीक, इस कर्नाटक के पठार में इस भाग में हम देखते हैं तो यहां पर पहाड़ियां हैं, कई प्रकार की छोटी छोटी ये पहाड़ियों से बना हुआ है। और जब छोटी छोटी ये पहाड़ियां हैं, ठीक, ये यहां पर स्थित है, ऐसे लगा लीजिए। तो ये दक्षिणी भाग है, ये पहाड़ियों से युक्त क्षेत्र है। कर्नाटक के पठार का ये जो दक्षिणी भाग है, ये क्या है, पहाड़ियों से युक्त है, पहाड़ियों से युक्त है। अब ये पहाड़ियों से युक्त भाग हो गया, तो कथन में क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग है वो मैदानी भाग है, जिसे मलनाड के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य कथन हो गया है भैया। दूसरा कथन क्या देखने को मिलता है कि कर्नाटक के पठार का जो ये दक्षिणी भाग है, ये पहाड़ियों से युक्त है, और ये पहाड़ियों से युक्त है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसके अलावा आपको क्या बात यहां पर याद रखनी है, वो बात आप याद रखिए। यहां एक जिला है जिसका नाम है चिकमंगलूर जिला। कौन सा जिला है ये कर्नाटक में, चिकमंगलूर जिला है। और ये चिकमंगलूर जिला है, ये कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा सुनिए, भारत में कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है, तो यह कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर जिला, जहां की कॉफी पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध यदि कोई कॉफी का उत्पादन भारत में किया जाता है तो कहां किया जाता है, इस कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में किया जाता है। यहीं पर लगे हाथ मुझे बता दीजिए, मैंने आपको भारत में कृषि है बहुत डिटेल से पढ़ा दी है। जो भी विद्यार्थी, मेरे ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे कंटिन्यू देखते हैं, जिनमें मैं देखता हूं वर्षा शर्मा है, ठीक है, ये जो मेरे, इसके अलावा राकेश है, इसके अलावा अरविंद है, रवि चौधरी है, ठीक है, इसके अलावा हर्षिता यादव है, इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे लगातार देखते हैं। उन सभी बच्चों से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं विशेषकर कि इस कर्नाटक के पठार में आप मुझे कमेंट करके ये बताने वाले हैं क्या कि इस कर्नाटक के पठार में ये चिकमंगलूर जिला है, ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आप बात जान गए, लेकिन आप बताइए, मैंने कृषि में बहुत डिटेल से आपको बताया है कि विश्व में कॉफी मंडी के नाम से किसे जाना जाता है। ऐसा कौन सा देश है जिसे विश्व में कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। विश्व में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे हम विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा नगर है जिसे कॉफी क्या नाम से जाना जाता है, कॉफी
नगर के नाम से जाना जाता है? बताइए मुझे। कहीं साओ पालो तो नहीं है, कहीं सेंटोस बंदरगाह तो नहीं है, आप बताइए मुझे। तो विश्व की कॉफी मंडी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि विश्व में कॉफी बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो आपने सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आप पागल बन के हलवा मत खाइए, आपको सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी यदि आपको ज्योग्राफी में माहिर बनना है। सारी चीजें आपकी कॉपी में है, सारी चीजें आपके इन क्लासेज में है, आप देखते जाएंगे तो आप खुद ये रियलाइज करते जाएंगे कि हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी पकड़ से दूर है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर, ये देखते हैं चिकमंगलूर जिला है। कौन सा जिला है भैया? चिकमंगलूर। और ये चिकमंगलूर जिला है कर्नाटक राज्य में, ये चिकमंगलूर जिला है भैया। और ये चिकमंगलूर जिला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहां लिख देता हूं, कॉफी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। कॉफी उत्पादन हेतु भारत भर में प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है भैया। यह कौन सा जिला है? चिकमंगलूर जिला है। कहां है चिकमंगलूर जिला? यह कर्नाटक में है भैया। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह चिकमंगलूर जिला हो गया है। इसी चिकमंगलूर जिले के अंदर मैंने एक पहाड़ी बनाई है और इस पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्जाम 2021 में या 22 में जो एग्जाम हुई है, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है? 22-23 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चिकमंगलूर जिला है, यानी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियों से किस अयस्क का खनन किया जाता है? कैसे? कि बाबा बूदन की पहाड़ियों से किस खनन का अयस्क किस अयस्क का खनन किया जाता है, यानी इस जो बाबा बूदन की पहाड़ियों से कौन सा अयस्क है वो निकलता है? आप बताइए। तो आप कमेंट करके बता देंगे क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट छात्र हैं। आप बताइए मुझे कौन सा निकलता है, बताइए। ये है बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या है भैया? बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी। और ये बाबा बूदन की पहाड़ी है। इस बाबा बूदन की पहाड़ी से क्या निकलता है बताइए? लोहो अयस्क। क्या निकलता है भैया? लोहो अयस्क। तो आप बताएंगे लोहो अयस्क यहां से निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? लोहो अयस्क निकलता है। तो याद रखिए, इस कर्नाटक के इस चिकमंगलूर जिले के अंदर एक पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी, जहां से लोह अयस्क का खनन किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई कई बार मैंने जब इसको देखा है तो ये एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं देखता हूं, ठीक है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ये भाग है, ये तो कैसा है? उत्तरी भाग। यानी इस कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये है दक्षिणी भाग। कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग है। ये तो मैदानी भाग है, जिसे मलनाड के मैदान कहा जाता है। दक्षिणी भाग है, पहाड़ियों से युक्त है। एक बात और आप यहां पर नोट कर लीजिए कि यहां पर एक नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको नदियां बहुत डिटेल से पढ़ाई हैं। जिस भी विद्यार्थी ने जाकर के नदियां नहीं पढ़ी हैं, पुनः आपसे आग्रह करता हूं, एक बार नदी पढ़ ली है मेरी क्लासेस से, यदि आपने सरल भूगोल से, जिंदगी में न नदियां आपको रटनी पड़ेंगी न कहीं और से आपको पढ़नी पड़ेंगी। इतनी विस्तार से, इतने आराम से सारी नदियों को कवर करते हुए आपको पढ़ा दिया है। फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं भैया? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। और इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकल के जा रही है। कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। तो कावेरी नदी, मैंने आपको अभी तक का मुझे याद है, अभी तक मुझे याद है कि ब्रह्मा जी की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कावेरी नदी। मैंने कुछ ऐसा करके आपको याद करवाया था, याद कीजिए। तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो कर्नाटक के पठार में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही किसका उद्गम होता है भैया? इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही हम देखते हैं कावेरी नदी है वो इस कर्नाटक के पठार से निकलती है।
तो बिल्कुल आपको एक एक चीज यहां से समझ में आई होगी, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद रही है कि आपको सारी चीजें यहां से साफ साफ बिल्कुल नजर में आई होंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज है एक बार पुनः आप ध्यान से सुने। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे जितनी बातें मैंने आपको बताई है, आप बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को समझ पाए होंगे। एक बार सांस छोड़िए, आराम से सांस छोड़िए, और सांस छोड़ने के बाद मैं कौन कौन सी बातें आपको पुनः बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उन सारी बातों को आप अपने दिमाग में बैठाएंगे और उन्हीं बातों को मैं यहां पर लिखने वाला हूं। तो एक बार आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, इस कर्नाटक के पठार में सबसे पहले आपको याद रखना है भैया कि कर्नाटक के पठार को दो भागों में बांट दिया है। कर्नाटक के पठार का विस्तार देख लीजिए, कर्नाटक का पठार है या कर्नाटक राज्य में ही फैला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कर्नाटक के पठार को इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। इसका जो उत्तरी भाग है ये मैदान है जिसे मलनाड के मैदानों के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हम लिखने वाले हैं कि इसका जो दक्षिणी भाग है, ये कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग है। यहां पर कई छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं, तो ये दक्षिणी भाग पहाड़ियों से युक्त है। ठीक, ये बात कंप्लीट। इसके अलावा आप देखिए, कर्नाटक में ये एक जिला है जिसका नाम है चिकमंगलूर जिला। क्या नाम है? चिकमंगलूर जिला है। और ये चिकमंगलूर जिला है भैया, ये चिकमंगलूर जिला भारत भर में कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो गया? कर्नाटक राज्य का चिकमंगलूर जिला प्रसिद्ध हो गया। इस चिकमंगलूर जिले के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। यह क्यों प्रसिद्ध है? इस बाबा बूदन की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन या खनन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे यहीं पर कर्नाटक के दक्षिणी भाग में एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इतनी बातें कर्नाटक के पठार में आपने याद रखनी है, आपकी जिंदगी बनने वाली है। इससे ज्यादा आपको कर्नाटक के पठार में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा इस कर्नाटक के पठार में आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश हो जाइए कि ज्योग्राफी को इतने शानदार जानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कर्नाटक के पठार के इन्हीं सारी बातों को अब मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको सारी बातें हैं वो यहां से क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो कर्नाटक के पठार की बातें मैं लिखवा देता हूं। ठीक, देखिए कौन कौन सी बातें हैं वो हम लिखते हैं कर्नाटक के पठार में। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं कौन सी बात लिखता हूं वो देखिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि यह है जो कर्नाटक के पठार है, यह किस राज्य में फैला है आप मुझे बताइए। यानी यह है कर्नाटक में, यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का पठार है, कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरे नंबर पर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या लिखता हूं? इसका उत्तरी भाग, इसका किसका? कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग। ठीक है भैया, इस कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग मैदानी भाग है। कैसा भाग है? मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। ठीक है, कैसा भाग है भैया? मैदानी भाग है, मैदानी भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? मलनाड का मैदान के नाम से जाना जाता है। जिसे मलनाड का मैदान, जिसे मलनाड का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान? मलनाड का मैदान कहा जाता है। ठीक, यानी जो उसका उत्तरी भाग है कर्नाटक का, इसे मलनाड का मैदान कह दिया जाता है भैया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है कि इसे क्या कह दिया जाता है? मलनाड का मैदान इसको कह दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको कौन सी बात याद रखनी है? तीसरी बात आपको याद रखनी है, ठीक, इसका किसका? इस कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग, इसका दक्षिणी भाग छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त है। छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त है।
छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या है भैया, युक्त है। ठीक है, तो इसका उत्तरी भाग तो मैदानी भाग है जिसे मलनाड का मैदान कहा जाता है, लेकिन इस कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग है, उसमें छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, यहां मैं तीसरी बात क्या लिखता हूं, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात है कि कर्नाटक के पठार में, कि का कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला, कौन सा जिला है भैया, चिकमंगलूर जिला, चिकमंगलूर जिला चिकमंगलूर जो जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, भारत भर में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, भारत में कॉफी उत्पादन हेतु, भारत में कॉफी उत्पादन हेतु क्या है भैया, कॉफी उत्पादन के लिए क्या है, भारत में प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, चिकमंगलूर जिला है। ये चिकमंगलूर जिला भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कहां है, कर्नाटक के पठार में ही स्थित है, या कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है चिकमंगलूर जिला। या आगे लिख देता हूं, इस चिकमंगलूर जिले में ही बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक, मैं लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, चिकमंगलूर जिले के अंदर चिकमंगलूर जिले में स्थित, चिकमंगलूर जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां। ठीक है, इनका नाम क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। और इन बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं भैया, जहां से किसका, जहां से लोहो अयस्क का, जहां से लोहो अयस्क का, लोहो अयस्क का खनन किया जाता है। लोहो अयस्क का क्या किया जाता है, खनन, लोहो अयस्क का खनन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप मोस्ट भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया ये फैक्ट हमारा होने वाला है, आप इसको लिख सकते हैं। आगे क्या बात करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो चिकमंगलूर जिला हो गया कॉफी के लिए प्रसिद्ध, बाबा बुदन की पहाड़ियां हो गई हैं जहां से लोहो अयस्क का हमने खनन देख लिया है। आगे मैं बात करता हूं, तो लास्ट बात लिख देते हैं, इस कर्नाटक के पठार से, कर्नाटक के पठार, मैं क्या बात करता हूं कि कर्नाटक के पठार, पठारी क्षेत्र में स्थित, पठारी क्षेत्र में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है भैया, कावेरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो कावेरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। आप देख लेंगे कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्नाटक का पठार है, हमने बहुत विस्तार पूर्वक इसको पढ़ लिया है। ठीक, तो कर्नाटक के पठार को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आप देखेंगे ये कर्नाटक के पठार है, इसी की बातें हमने सारी लिखी हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने कर्नाटक का पठार देख लिया है। अगले पठार की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो कर्नाटक के पठार के बाद हम एक और पठार पढ़ लेते हैं, तेलंगाना का पठार। भैया कौन सा पठार पढ़ लेते हैं, तेलंगाना का पठार है, उसकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो तेलंगाना का पठार लिख लीजिए। आप नेक्स्ट पठार के रूप में लिख सकते हैं
तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और इस तेलंगाना के पठार की हम चर्चा करते हैं। क्या आखिर हम तेलंगाना के पठार के बारे में हम देखते हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं। आखिर तेलंगाना के पठार में इतनी कुछ खास विशेषताएं नहीं है, फिर भी आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, सुनते जाइए आप। मैं चित्र बना दूंगा इसका, लेकिन पहले आप सुनिए। तेलंगाना का जो पठार है, इस तेलंगाना के पठार के उत्तरी जो भाग है, तेलंगाना के पठार का उत्तरी जो भाग है वो पहाड़ियों से युक्त है, जबकि दक्षिणी जो भाग है वहां पर एक मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है। जहां पर लाल पीली मृदा है, वैसे मुख्यतः मैं आपको बताऊंगा, जब आपको मैं मृदाएं पढ़ाने वाला हूं, पूरे डिटेल से आपको यह बताने वाला हूं आखिर कैसे काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा से ही लाल मृदा का निर्माण होता है, और उस लाल मृदा में यदि अत्यधिक सिंचाई कर दी जाए, पानी यदि अधिक मिल जाए, तो कैसे वो लाल मृदा ही कन्वर्ट हो जाती है पीली मृदा में, ये अभी आप समझने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये आप समझेंगे मृदा वाले टॉपिक में। मैं आगे जब मृदा वाला टॉपिक लेके आऊंगा तो आपको ये रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि कैसे काली मृदा से ही लाल मृदा बनती है, लाल मृदा ही कन्वर्ट हो जाती है कैसे पीली मृदा में। जैसे लोग पढ़ा देते हैं काली मृदा यहां मिलेगी, पीली मृदा मिलेगी, मैं पूरे विश्व के संदर्भ में आपको ये एक साथ पढ़ा दूंगा। एक ऐसा आपको फैक्ट दे दूंगा कि इस प्रकार ये चीज यदि ये है तो पूरे विश्व में आप चले जाइए, जहां पर काली मृदा होगी वहीं पर आपको कैसी मृदा मिल जाएगी, उसके आसपास पीली मृदा मिल जाएगी, लाल मृदा मिल जाएगी। और लाल मृदा में यदि कोई नदी बह रही है तो उसके तट के आसपास आप देख लेंगे तो पीली मृदा मिल जाएगी, क्योंकि उसे पानी मिल गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप पीछे के लिए छोड़िए, अभी आप समझने का कोशिश करें। उत्तरी भाग है तेलंगाना के पठार का, इसमें पहाड़ियां स्थित हैं, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है। यह एक तेलंगाना का पठार एक शुष्क पठार है, और शुष्क पठार होने के कारण यहां पर मोटे अनाज की फसलें देखने को मिलती हैं। कथन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एमपी की एग्जाम में पूछ लिया था भैया, सेकंड ग्रेड के एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से तेलंगाना के ऐसे क्वेश्चन था कि तेलंगाना के पठार में मुख्यतया मोटे मिलेट्स शब्द था वहां पर, मिलेट्स, कि तेलंगाना के पठार में मिलेट्स, और कोष्टक में था मोटे फसल की अनाज या मोटे अनाजों की फसल मुख्यतया उगाई जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। तेलंगाना का पठार एक शुष्क पठार है, यहां पर मिलेट्स, और मिलेट्स बोला जाता है जो मोटे दाने होते हैं, जिनमें हमारा बाजरा शामिल होता है, जिनमें हमारा मक्का शामिल होता है, जिनमें हमारी रागी शामिल होती है, ठीक है, जिनमें हमारा ज्वार शामिल होता है। ये जो मोटे अनाज होते हैं इनको मिलेट्स बोल दिया जाता है, और ये तेलंगाना के पठार में हमको देखने को मिल जाते हैं। आगे मैं चित्र देख के बता दूंगा कि दक्कन के पठार से मैंने आपको बताई थी महानदी और गोदावरी नदी निकली थी, वो वहां से उद्गम हुआ था और इस तेलंगाना के पठार से भी गुजरती है। कैसे गुजरेंगी वो भी आपको चित्र बना करके स्पष्ट आपको समझा दूंगा भैया। ठीक, तो तेलंगाना के पठार में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है कि हम कौन सी बातें हैं मैं चित्र बना के आपको समझा देता हूं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तेलंगाना का पठार है, ये भैया तेलंगाना का पठार है, कहां है, ठीक, ये तेलंगाना का पठार मैंने बना दिया है। इस तेलंगाना के पठार में आप देखेंगे तो इस तेलंगाना के पठार में आप देखिए क्या देखते हैं आप, ये आपको साफ दिख रही होंगी। तो इस तेलंगाना के पठार में हम देखते हैं ठीक है, इस तेलंगाना का पठार है, और इस तेलंगाना के पठार में मैं बात कर लेता हूं, तेलंगाना के पठार के मैं बात कर लेता हूं, यहां उत्तरी भाग में बात कर लेता हूं। ठीक है, उत्तरी भाग में मैं बात कर लेता हूं। उत्तरी भाग में इसमें क्या है, पहाड़ियां स्थित है। उत्तरी भाग में क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं भैया। ठीक है, उत्तरी भाग है ये पहाड़ियों से युक्त है, आप ये देखिए। जबकि दक्षिणी भाग है इसमें क्या है, मिट्टी है, मृदा है। अब मैं बात कर लेता हूं, यहां से दो नदियां निकलने वाली हैं हमारी। कौन कौन सी नदियां निकलने वाली हैं, यहां से नदी निकलती है, इधर देखिए, इधर दक्कन का पठार है, पूरा इंडिया का मैप बना दूंगा, उसमें सारी चीजें समझा दूंगा। यहाँ दक्कन का पठार है, यहां से आ रही है, यहां से गोदावरी नदी आ रही है, और यहां से आ रही है कृष्णा नदी।
यहां से गोदावरी नदी आ रही है और यहां से कृष्णा नदी आ रही है। ठीक है, आप ये समझिए, यहां से आ रही है गोदावरी नदी और यहां से आ रही है कृष्णा नदी। तो ये कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी, और ये है कृष्णा। ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है। अब आप देखेंगे, मैंने आपको बता दिया था यहां लाल मृदा है, बाकी जगह लाल मृदा है, लेकिन जहां पर पानी यदि मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, यहां लाल मृदा है, यहां इस क्षेत्र में लाल मृदा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लाल मृदा है, इस लाल मृदा को यदि पानी मिल जाएगा तो लाल मृदा पीली मृदा में कन्वर्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन नदियों के, क्योंकि नदियों में पानी है और इस पानी के कारण इन तटवर्तीय क्षेत्रों में पीली मृदा उग जाएगी। इस कारण जब भी मृदा हमको पढ़ाई जाएगी तो मृदा में हम देखते हैं कि इस तेलंगाना के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है, ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। मुख्य रीजन क्या है वही जाके आपको बताऊंगा, बस ध्यान रखना है। उत्तरी क्षेत्र में तो पहाड़ियां हैं। उत्तरी क्षेत्र में क्या स्थित है भैया? उत्तरी क्षेत्र में ये पहाड़ियां स्थित हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये पहाड़ियां हैं। ठीक, ये पहाड़ियां स्थित हैं, जबकि आप यहां देखेंगे लाल पीली मृदा आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार हम देखेंगे, और ये लाल पीली मृदा है, यहां पर कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती हैं, जरा इन फसलों को भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर फसलें आपको जो देखने मिलेंगी वो कौन सी फसलें मिलेंगी? मोटे अनाज की फसलें देखने को मिलती है। मोटे अनाज की फसलें, मोटे अनाज की फसलें आपको देखने को मिलती हैं भैया। मोटे जो फसलों के अनाज है, गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है, जौ हो सकता है, बाजरा हो सकता है, रागी इसमें हो सकता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं है। और आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके अलावा? दो बातें और आप याद रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से तंबाकू की खेती भी होती है, प्लस गन्ने की खेती भी होती है। गन्ने की खेती क्यों होगी और तंबाकू की खेती क्यों होगी? विस्तार से जाइए, मैंने आपको भारत में कृषि पढ़ाई है, दोनों के लिए उपयुक्त परिस्थिति आपको बताई है। उस परिस्थिति का इस परिस्थिति से मैच करवाइए। ये परिस्थिति मिल रही है, काम आप पे छोड़ता हूं क्योंकि आप बहुत निठल्ले हो चुके हैं। आप वापस जाकर के देखते ही नहीं है। आप जाएंगे मेरी पिछली क्लास में जहां मैंने आपको कृषि पढ़ाई है, वहां तंबाकू ढूंढिए, गन्ना ढूंढिए, बहुत विस्तार से पढ़ाया है। मैंने आपको यह परिस्थिति बताई है कि इतना ताप हो, इतनी आर्द्रता हो, तो ऐसी स्थिति में तंबाकू आसानी से उग जाएगा, गन्ना आसानी से उग जाएगा। और वो परिस्थितियां आप यहां मिलाइए। ये आर्द्र पठार है और आर्द्र पठार है, सॉरी शुष्क पठार है, और शुष्क पठार होने के कारण यहाँ पर तंबाकू उग जाएगी और यहाँ पर गन्ने का आसानी से क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। इस प्रकार ये तेलंगाना का पठार हमारा कंप्लीट होता है। इसकी कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है वो बातें अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है भैया, तो तेलंगाना के पठार की कौन सी बातें हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक, तेलंगाना का पठार। चलते हैं तेलंगाना का पठार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं, वो देखिए तेलंगाना का पठार है, यह एक शुष्क पठार है। कैसा पठार है? शुष्क पठार है। ठीक, इसका उत्तरी भाग यहां लिख देता हूं, इसका, किसका? तेलंगाना के पठार का, इसका उत्तरी भाग, इसका उत्तरी भाग पहाड़ियों से युक्त है। किससे युक्त है? पहाड़ियों से युक्त है, पहाड़ियों से युक्त है। यहां लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो यहां लिख देता हूं, यहां लाल व पीली, यहां लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, जिसके अंदर, जिसमें लाल पीली मृदा पाई जाती है भैया, और लाल पीली मृदा पाई जाती है जिसमें हम क्या देखते हैं? मोटे फसलों की अनाज या मोटे अनाज की फसल है, मोटे अनाज की फसल है। यहां पर मोटे अनाज की फसल है, यहां पर मोटे अनाज की फसलें
उगाई जाती हैं। ठीक है, उगाई जाती हैं, ये आपको कथन कारण में आ सकता है, इसलिए इसको याद रखें। जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा, मक्का, रागी, जौ या ज्वार कर लीजिए इसको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये यहां से, कहां से, तेलंगाना के पठार से उगाई जाती हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त तंबाकू व गन्ने का उत्पादन भी यहां से किया जाता है। इसके अतिरिक्त तंबाकू तथा गन्ने का उत्पादन, तंबाकू तथा गन्ने का उत्पादन भी, तंबाकू तथा गन्ने का उत्पादन भी यहीं से किया जाता है, या यहां से किया जाता है। ठीक भैया, यानी तंबाकू और गन्ने का उत्पादन भी यहां से किया जाता है। ठीक, यहां से किया जाता है। ये सारी चीजें भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आप देख लीजिए तेलंगाना के पठार में और क्या बात रहेंगी, ये सारी बातें लिख ली हैं। दो बातें और लिख लेते हैं। यहां से गोदावरी और कृष्णा नदी है, वो क्या होती हैं, गुजरती हैं या प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो कहां थे हम, यहां थे। ठीक है, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, ये बात भी आप देख लीजिए। यहां हम लिख लेते हैं कि यहां से, और कहां से, यहां से, तेलंगाना के पठार से, यहां से गोदावरी व कृष्णा नदियां गुजरती हैं। गोदावरी, गोदावरी व कृष्णा नदी, गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी भी क्या होती है भैया, गुजरती है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी है, वो दोनों नदियां गुजरती है। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि कौन सा पठार हमारा, इस प्रकार हमारा तेलंगाना का पठार भी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में कौन कौन से पठार हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने मेघालय का पठार देख लिया है, इसके अलावा हमने झारखंड का पठार देख लिया है, जिसे छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने विंध्याचल पर्वत देख लिया है, इसके अलावा हमने सतपुड़ा पर्वत भी देख लिया है, इसके अलावा दक्कन का पठार हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कर्नाटक का पठार हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा तेलंगाना का पठार भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, छोटा सा पठार है, तीनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ चलती हुई इस क्लास में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें, ताकि इसका लुत्फ आपके दोस्त भी उठा पाएं और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो एक मुझे 10-20 सेकंड देंगे आप पानी पीने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लासेज बहुत पसंद आ रहे होंगे। मैं उन सभी नए साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं, जो हमारी क्लासेज से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं। उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो ये उम्मीद करते हैं कि सरल भूगोल की ये क्लासेज लगातार चलते रहे, ये कारवा लगातार चलता रहे। मैं भी ये चाहता हूं आप हंसते हुए, खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए पढ़ते जाएं और उन सभी लोगों से बहुत आगे निकल जाएं जो इस समय अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक, आपकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत आगे निकल जाएं और वो आपके जिंदगी में आपको देखते हुए ही रह जाएं। ठीक,
ऐसी इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि एकदम आप हंसी खुशी के साथ नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम इस सरल भूगोल की क्लासेस को इतना आगे ले जाने वाले हैं कि पिछले 2-3 साल में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूं, सबकी मैं व्याख्या करने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कैसे भूकंप का निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी में कैसे दिन बनते हैं, कैसे रात बनती हैं, कैसे तिथियों का निर्धारण होता है, किस समय पर कहां कितना समय हो रहा है, कहां 6 महीने की रात हो रही है, कहां 6 महीने का दिन हो रहा है, कहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कहां पर सर्वाधिक तापमान होता है, कहां पर वनस्पति सर्वाधिक है। इन सभी चीजों की चर्चा आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मानसून का निर्माण कैसे होता है, कैसे पवनें चलती हैं, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इनकी चिंता आप मुझ पे छोड़िए। कब किस समय कौन सी चीज बतानी है, ये मेरा दायित्व है। ये सारी चीजें मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद जब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा, उससे पहले आपको 8-10 चैप्टर यानी 8-10 ऐसी क्लास लेने वाला हूं। एक क्लास में आपको सारी पवनें पढ़ा दी हैं, एक क्लास में आपको मैंने मानसून से पृथ्वी की उत्पत्ति बता दी है, एक क्लास में मैंने आपको ज्वार भाटा बता दिया है, एक क्लास में मैंने आपको चट्टानों का निर्माण बता दिया है, एक क्लास में मैंने आपको तिथि, समय, बार कैसे निर्माण होता है, कहां होता है, ये मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार में कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ है, कितने प्रकार के हमारा समय है, किस समय को, किस कालखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये 8-10 क्लासेस जब मैं लेने वाला हूं, एकाग्र रूप से सारी चीजें वहां से समझ में आने वाली हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड के संदर्भ में पर्वत, नदी, नाले, पहाड़, कहां औद्योगिक प्रदेश है, कहां कौन सी चीजें, सारी चीजें बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कारवा रुकने वाला नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट हैं, बिल्कुल रखी हुई हैं। आप कहेंगे तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, लगातार आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपका प्यार, आपका समर्थन मुझे चाहिए, और ये क्लास का कारवा कभी भी नहीं रुकने वाला है, यह आपसे वादा है। ठीक, बशर्ते कि आप मुझे लगातार प्यार करते रहें, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारी क्लासेस को आप बहुत अच्छे तरीके से पसंद कर रहे हैं, इन्हें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे महसूस भी होने लगा है। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि भगवान आपका कल्याण करे, आप हमेशा मस्त रहें, आप एकदम खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और लगातार पढ़ते रहें। भोले बाबा की ऐसी कृपा आप पर बनी रहे। ठीक, तो मिलते हैं रात 8 बजे, रोज रात के 8 बजे ये सरल भूगोल की क्लास का जो कारवा शुरू होता है। तो इस कारवा के साथ अपने साथियों को जोड़ते हुए चले जाएं, और आप अपने आप को महानता की श्रेणी की ओर बढ़ाते जाएं, पढ़ते जाएं, हंसते जाएं, मुस्कुराते जाएं, खिलखिलाते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यही समापन की ओर ले जाता हूं। इंतजार कीजिएगा, कल की रात 8 बजे का हम नया धमाका लेकर के आने वाले हैं। जैसे पिछली क्लासेज में हम देख रहे हैं, हम चित्रात्मक पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को एक एक चित्र को खोल खोल के हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कल की क्लास में हम मालवा का पठार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड के पठार की चर्चा करने वाले हैं, बघेलखंड के पठार की चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दंड के रंड का क्षेत्र है, उसकी चर्चा करने वाले हैं, बीहड़ के क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं। जो भी मेरे डाकू साथी सुन रहे हैं, उन सब की शरण स्थल की बात करने वाला हूं, यानी बीहड़ क्षेत्र की मैं बात करने वाला हूं। तो सारी चर्चाएं कल के लिए छोड़ता हूं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। राधे राधे भैया, जय हिंद, जय कृष्णा भैया। ठीक है।